नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां अनुपूरक बजट पर सदन में आज चर्चा। आज विधानसभा में बोलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 बजे विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ बोलेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि 3 बजे विधानसभा में बोलेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ में विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। शीतकालीन सत्र के आज अंतिम दिन पर अनुपूरक बजट और इसके साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बोलेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन देंगे और इसके साथ ही बता दें कि लखनऊ में विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। शीतकालीन सत्र के आज अंतिम दिन सदन में अनुपूरक बजट और इसके साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सदन को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ में विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। शीतकालीन सत्र के आज अंतिम दिन सदन में अनुपूरक बजट पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। सत्र के समापन से पहले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा में सदन को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर करीब 3 बजे अनुपूरक बजट सहित अन्य विषयों पर अपना पक्ष रखेंगे। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के भी आसार हैं। और इसके साथ ही खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सदन में तीखी बहस के आसार है। विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। अनुपूरक बजट पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सदन में बता दें कि अपना संबोधन देंगे। इसी पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तीखी नोकझोंक के आसार हैं। अमन। देखिए वर्षा, जिस तरीके से बात की जाए तो 5 दिन के जो शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अनुपूरक बजट पे उद्बोधन होगा, जिसमें साफ तौर पर जो अनुपूरक बजट में किस तरीके का विभागों को अनुदान दिया गया, यानी कि उनको कितना बजट आवंटन किया गया, इस पर चर्चा होगी और किस तरीके से समाज हित में और जनलोक हित में जितने भी बजट दिए गए हैं विभागों को उसको प्रस्तुत करेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में जितनी कार्य योजनाएं चल रही हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो साफ तौर पर अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाएंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरीके से 4 दिन के जो शीतकालीन सत्र में जिस तरीके से उनका जो रवैया रहा है, वो कहीं ना कहीं आज फिर से वो रवैया देखने को मिल सकता है विपक्ष की ओर से। वहीं अगर बात की जाए कोडिन सिरप का एक बड़ा मामला उत्तर प्रदेश में दिखा है। विधानसभा के 3 से 3 दिन में लगातार कोडिन सिरप पर ज्यादा चर्चा हुई है। कहीं ना कहीं अनुपूरक बजट पर विशेषकर चर्चा आज का दिन महत्व इसलिए भी रखता है कि अनुपूरक में क्या बजट किस तरीके से किन किन विभागों को दिया गया, इस पर महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी। जिसके बाद आज का जो दिन है उसमें मुख्यमंत्री बोलेंगे और अनुपूरक बजट पे किस तरीके का बजट आवंटन किया गया है, इस पर भी आज गहन जो अपनी चर्चा है वो करेंगे। कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से जो लगातार जिस तरीके से 4 दिन जो तीखी नोकझोंक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में हुई है, आज फिर से जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तब सभी जो विपक्षी दल के नेता थे उन्होंने फिर से सदन में हंगामे की कोशिश करी, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में एक बार फिर से सत्र शुरू हुआ और कहीं ना कहीं सत्र की कार्यवाही अभी चल रही है। फिर दिन में 3 बजे के लमसम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर अनिश्चितकालीन तक सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाएगा। वर्षा। अमन, अगर बात करें जिस तरह से अनुपूरक बजट पे तो चर्चा होगी, लेकिन अगर इसके अलावा अन्य मुद्दों की बात करें तो उन पे किस तरह के आसार देखने को मिलेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर बाद संबोधन करेंगे। क्या लगता है उनके संबोधन के बाद किस तरह की स्थिति सदन में देखने को मिलेगी? हाँ देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जो 4 दिन का जो सदन रहा है, जहां पर जिस तरीके के भी जो मुद्दे उठे हैं, कहीं ना कहीं जब मुद्दे उठाए जाते हैं विपक्ष की ओर से जो संबंधित मंत्री होता है सरकार में उसको उसका जवाब देना होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी इस सदन में देखा गया है कि जब भी चिकित्सा विभाग का मुद्दा होता था तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक चिकित्सा
स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी कोई गहन चर्चा होती थी तो मुख्यमंत्री स्वयं उसका जो है सरकार की ओर से आंसर देते थे। तो कहीं ना कहीं एक लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंदर साफ तौर पर दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके की एक कोडीन का मामला जिस तरीके से विपक्ष लगातार उठा रहा था कि कोडीन सिरप से उत्तर प्रदेश में मौतें हुई, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने साफ तौर से सदन में कहा है कि जो एसआईटी है वो अपनी जांच कर रही है। और कहीं ना कहीं जो फोटो का जो खेल लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से जिस तरीके का चल रहा है कि सत्ता पक्ष के लोगों के साथ भी जो शुभम जायसवाल है जो मुख्य जो अक्यूज हैं वो इसमें दिखाई दे रहा है, वहीं कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से भी कई फोटो ऐसे वायरल की जा रही हैं जिसमें सत्ता पक्ष के मंत्रियों के साथ शुभम जायसवाल की फोटो। तो कहीं ना कहीं ये 4 दिन की जो तीखी नोकझोंक है वो रही है और आज भी जो आसार है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के उद्बोधन में दिखाई दे सकते हैं। वहीं जिस तरीके से कानून व्यवस्था की बात की जाए, सड़क सुरक्षा की बात की जाए और तमाम ऐसे जो ज्वलंत मुद्दे हैं जो जनता से जो सीधे सरोकार रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उन सभी मुद्दों पर चर्चा होने के आसार हैं। और जिस तरीके से संबोधन जब शुरू होगा तब विपक्ष की ओर से लगातार जिस तरीके 4 दिन जो तीखी नोकझोंक है सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो तकरार है वो विपक्ष की ओर से देखने को मिल सकती है। वर्षा, अमन, जिस तरह से अनुपूरक बजट पे विस्तृत चर्चा की जाएगी और उसमें सड़क, बिजली, पानी तमाम चीज़ें होंगी जिसको लेकर होगी, लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो क्योंकि कई ऐसी योजनाएं होती हैं और कई ऐसे धरातल पे योजनाएं होती हैं जो धरातल पे होती हैं लेकिन उसका असर देखने को नहीं मिलता, और खासकर बारिश के मौसम में कई बार सड़कों की हालत देखने को मिलती है। तो क्या लगता है विपक्ष की ओर से जब अनुपूरक बजट पे बात चर्चा की जाएगी तो क्या प्रतिक्रिया विपक्ष की देखने को मिलेगी यहाँ? देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए 2027 में विधानसभा के साथ साथ पंचायत चुनाव है, तो उसके लिए एक अलग से 200 करोड़ का लगभग सब्सिडी बजट वो पंचायती राज विभाग को दिया गया है। यानी कि पंचायती राज विभाग से जुड़े जितने भी विभाग हैं उनको लगभग 200 करोड़ का जो आवंटन है वो स्पेशल तौर से दिया गया। तो कहीं ना कहीं पंचायती राज विभाग की बात की जाए या फिर अभी कल जब विपक्ष की जो विधायक हैं उन्होंने ऊर्जा मंत्री से सवाल किए थे, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा मंत्री की ओर से भी कई कटाक्ष किए गए थे। तो कहीं ना कहीं जो पीडब्ल्यूडी की विभाग की बात की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछली जो वर्ष जो माफ करिएगा जो 2025 की जो वर्षा हुई है वो कहीं ना कहीं बहुत अत्यधिक हुई है, जिसकी वजह से जो सड़कों का हाल है तो वो इस बार बेहाल था। और कहीं ना कहीं जो अलग से जो सब्सिडी बजट दिया गया है कहीं ना कहीं विभाग को, पीडब्ल्यूडी विभाग को, तो वो एक बड़ा चर्चा का विषय रहा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से विद्युत विभाग की बात की जाए, जिस तरीके से विपक्ष की ओर से सवाल किए गए थे कि 24 घंटे बिजली देने का जो वादा था वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हुआ, तो उसके बाद ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की तरफ से भी तीखे कटाक्ष किए गए थे कि जो बिजली देखने वाले चश्मा है वो शायद आपके पास नहीं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो सवाल है वो सदन में उठते हुए नजर आए और उसका कहीं ना कहीं सरकार की ओर से जो सरकार के मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर जो सभी विपक्षी दल के नेताओं हैं उनको जवाब दिया। तो एक तीखी नोकझोंक इस बार का शीतकालीन सत्र लेकर के आया। कहीं ना कहीं आज का जो अंतिम दिन है विधानसभा का, उसके बाद अनिश्चितकालीन के लिए जो सत्र है वो स्थगित कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज का दिन भी एक विशेषकर एक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक तीखी नोकझोंक का दिन देखने को मिल सकता है। वर्षा, ठीक है, मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें कि कल लखनऊ आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। केजीएमयू, पीजीआई, लोक बंधु अस्पताल, सेफ हाउस और इसके साथ ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वेस्ट आरक्षित है। मेडिकल टीम एयरपोर्ट पर भी रहेगी तैनात। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पीएम के ब्लड ग्रुप के 2 लाइव डोनर रहेंगे और इसके साथ ही 24 मेडिकल टीम तैनात रहेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ तमाम व्यवस्था। इसी पे रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से पीएम का दौरा है कल लखनऊ में, जिसके लिए जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए या फिर जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है वहां की बात की जाए, तो हर तरीके की
जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित कर ली गई है। जिस तरीके से बात की जाए, कल ही एसपीजी अपना उसमें अपने जो सिक्योरिटी अलाउंसेस है वो चेक कर लिया है। कल ही ट्रायल कर लिया गया है कि हेलीकॉप्टर किस हेलीपैड पे उतारा जाएगा, क्या सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरीके से इस पूरे जो सिक्योरिटी की मॉनिटरिंग है वो की जाएगी। हालांकि अगर बात की जाए, जब भी प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो जो एयरपोर्ट होते हैं और कहीं ना कहीं जो स्थल होता है जहां पर कार्यक्रम होना होता है, उसकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको एसपीजी अपने हाथ में लेती है और जो सारे जो चीजें हैं, जो सारे सिक्योरिटी चेक्स हैं वो खुद ही सुनिश्चित करती है। तो कहीं ना कहीं कल ही एसपीजी ने अपना जो सुरक्षा दायरा है वो अपने टेक ओवर कर लिया है। और जिस तरीके से बात की जाए, प्रधानमंत्री की जो स्वास्थ्य जो चीजें हैं उनके लिए लगातार जो जितने भी सरकारी अस्पताल है, चाहे बात की जाए लखनऊ मेडिकल कॉलेज की, चाहे बात की जाए एसजीपीजीआई की या लोक बंधु अस्पताल, यानी कि मेडिकल कॉलेज वो कार्यक्रम स्थल के पास में है और लोक बंधु अस्पताल यानी कि वो उस जगह पे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट पर उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये सभी दायरे हैं उनको सुनिश्चित करा गया है कि कहीं ना कहीं अगर प्रधानमंत्री को किसी तरीके की कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है तो उसका त्वरित इलाज किया जा सके। यानी कि जो मेडिकल टीम है और जो एक्स्ट्रा स्टाफ है, यानी कि जो लाइव डोनर है, उनकी व्यवस्था की गई है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए, जो जितने हॉस्पिटल्स हैं उनको फुल फ्लेज किया गया है, यानी कि हर तरीके से, चाहे वो स्वास्थ्य की टीमें हो, चाहे वो लखनऊ पुलिस की टीमें हो, चाहे सुरक्षा एजेंसियां हो, उन्होंने अपना अपना जो सुरक्षा घेरा है, यानी कि अपनी अपनी जो तैयारियां हैं वो सुनिश्चित कर ली है कि अगर आपातकालीन की स्थिति आती है तो हर एक आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हर एक व्यक्ति, हर एक विभाग हर तरीके से संभव हो। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जब दौरा होता है तो कहीं ना कहीं कई ऐसे बड़े नेता वहां पर मौजूद रहते हैं, कई ऐसे बड़े बड़े नेता मौजूद रहते हैं कि उनकी जो हेल्थ जो चीजें होती हैं वो उसकी भी जिम्मेदारी विभाग के हाथ में होती है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है और एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी कल राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का शुभारंभ करेंगे। साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो इस तमाम जो बड़े नाम है वो कल राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर मौजूद रहेंगे और प्रेरणा स्थल की जो शुभारंभ है उसका प्रधानमंत्री मोदी के हाथों उसका शुभारंभ किया जाएगा। वर्षा, अब अगर बात की जाए पीएम के दौरे को लेकर तो कौन कौन से रूट डाइवर्ट रहेंगे, और अगर इस बात करें सुविधाओं की और सौगातों की, तो क्या लखनऊ वासियों को और भी कोई बड़ी सौगात मिल सकती है? अब देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो लखनऊ सीतापुर बाईपास पे ये प्रेरणा स्थल बना हुआ है, यानी कि जितना भी चौक से संबंधित और चारबाग से लेकर आउटर रिंग रोड से जितने भी रूट्स हैं उनको फुल फ्लेज किया जाएगा। यानी कि जब प्रधानमंत्री आएंगे उनके आने से 2 घंटा पहले से जो रूट डाइवर्जन है वो शुरू हो जाएगा और प्रधानमंत्री के जाने के 2 घंटे बाद तक, यानी कि लखनऊ वासियों के लिए कल का दिन जो केंद्रीय बिंदु रहने वाला है वो सीतापुर रोड बाईपास रहने वाला, चौक साइड रहने वाला, क्योंकि ये सब एक अति संवेदनशील इलाके इसलिए भी माने जाते हैं क्योंकि जब हाल फिलहाल में घटनाएं कई हुई हैं वहां पर, तो इसलिए उनको अति संवेदनशील इलाकों की फेहरिस्त में रखा गया। तो कहीं ना कहीं उनको पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों ने फुल फ्लेज कर रखा और कल एसपीजी ने भी उनको सुरक्षा घेरे में तब्दील कर दिया। और अगर बात की जाए प्रधानमंत्री के आगमन के बाद जब कई योजनाओं के शुभारंभ की, तो फिलहाल अभी जो आधिकारिक रूप से यही बोला गया है कि प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का जायजा लेंगे और उसके बाद उसका शुभारंभ करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल एक बड़ा लखनऊ वासियों के लिए एक बड़ी सौगात इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि वहां पर हमारे जो महापुरुष हैं, यानी कि बात की जाए चाहे
अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो तमाम ऐसे जो बड़े बड़े नाम हैं उनकी वहां पर मूर्तियां स्थापित की गई हैं, और कहीं ना कहीं लाइब्रेरी और उनके जीवन चरित्र को लेकर के उनकी लाइब्रेरी, उनके तमाम लिखे हुए बुक्स रखी हुई हैं। एक लाइब्रेरी के तरीके से उसको माना जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा पार्क के रूप में और प्रेरणा स्थल के रूप में इसको बनाया जा रहा है। क्योंकि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उन्होंने जनेश्वर मिश्रा पार्क का जो है शुभारंभ किया था। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी अब राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का शुभारंभ करेंगे, तो ये लखनऊ वासियों के लिए एक दो बड़ी बड़ी सौगातें एक बार फिर से मिलने के लिए तैयार हैं। वर्षा, ठीक है, मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी में 7 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। प्रत्युष पांडे विशेष सचिव और समन्वय विभाग, राजेश कुमार सिंह की बात करें तो सीडीओ देवरिया बनाया गया है, और इसके साथ ही अंकुर कौशिक बने हैं सीईओ ग्रामीण सड़क विकास। इसके साथ ही विनय कुमार पांडे को सीडीओ सुल्तानपुर बनाया गया है। श्याम बहादुर सिंह को विशेष सचिव सिंचाई की जिम्मेदारी मिली है। लक्ष्मी एन और विधान जायसवाल को मिली है जिम्मेदारी। मथुरा वृंदावन कानपुर देहात पद पर सौंपे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां तबादले किए गए हैं और इसके साथ ही नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। और इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मथुरा वृंदावन और कानपुर देहात पर सौंपे गए और सचिव सिंचाई की जिम्मेदारी श्याम बहादुर सिंह को मिली है। विनय कुमार सिंह को सीडीओ सुल्तानपुर बनाया गया है। इसके साथ ही लक्ष्मी एन और विधान जायसवाल को जिम्मेदारी मिली है। मथुरा वृंदावन कानपुर देहात पद सौंपे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 7 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, नई जिम्मेदारियां मिली हैं। और इसके साथ ही बता दें कि लक्ष्मी एन और विधान जायसवाल को नई जिम्मेदारी मिली है, जहां विनय कुमार सिंह को सीडीओ सुल्तानपुर बनाया गया है। राजेश कुमार सिंह को सीडीओ देवरिया बनाया गया। अंकुर कौशिक बने हैं सीईओ ग्रामीण, और इसके साथ ही प्रत्युष पांडे विशेष सचिव समन्वय विभाग दिया गया है। राजेश कुमार सिंह को सीडीओ देवरिया, और इसके साथ ही अंकुर कौशिक बने हैं सीईओ ग्रामीण सड़क विकास, और विनय कुमार सिंह को सीडीओ सुल्तानपुर बनाया गया है। वहीं श्याम बहादुर सिंह को विशेष सचिव सिंचाई की जिम्मेदारी मिली है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के शेखपुरा कदीम गांव के 5 मजदूरों की अंगीठी से निकलने वाली जहरीली गैस से दम घुटने से मौत हो गई। मजदूर 3 दिन बता दें कि पूर्व पेंटिंग का काम करने कुरुक्षेत्र आए थे। काम खत्म करने और खाना खाने के बाद उन्होंने रात में बंद कमरे में अंगीठी जला रखी थी। सुबह जब कमरे में कोई हलचल नहीं देखी गई तो पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा और सभी 5 शव डॉक्टरों ने मौत का कारण कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बताया, जो बिना रंग और गंध के ऑक्सीजन की कमी पैदा करती है। मृतकों की पहचान सहारनपुर के निवासियों के रूप में हुई है। परिजन सदमे में है और शव जलाने का इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने पोस्टमार्टम कर जांच शुरू कर दी है। ये हमारे गांव शेखपुरा कदीम के 4 लोग हैं, और 5वां जो व्यक्ति है वो हमारे गांव के दामाद हैं। तो ये अपने पेंट के काम के लिए गए थे, अपना रोज का करना खाना है, मजदूर व्यक्ति हैं, अपनी मजदूरी के लिए गए थे। तो कुरुक्षेत्र में ये पेंट का काम करने के लिए गए थे, तो पता चला, सूचना मिली कुरुक्षेत्र पुलिस को, सहारनपुर जो शेखपुरा चौकी है उसके माध्यम से। फिर समाज में सूचना आई, घर पर सूचना आई कि वो लोग रात को जिस कमरे में सो रहे थे उस कमरे में सोते के सोते ही रह गए। तो सुनने में ये आया, अभी सच्चाई तो क्या है बाद में पता चलेगी, कि वो रात को वहीं अंगीठी वगैरह पे सेक के और दरवाजे बंद करके सो गए। तो शायद उस अंगीठी की वजह से ही कोई घटना घटी। अभी कंफर्म तो नहीं, अभी सही जानकारी तो सभी लोगों को प्रतीक्षा है सही जानकारी की। तो ये यहाँ पे भाई 5 लड़कों की मौत हुई है शेखपुरा कदीम में, जो यहाँ के रहने वाले थे। ये गए थे हरियाणा में काम के लिए, पेंट का काम करते थे, जिसमें से एक लड़के का नाम नूर है, एक का नाम सोनू है। ये दोनों सगे भाई हैं, और 3 जो लड़के हैं वो गडरिए के हैं। तो जिनका ये ठेकेदार था, ये सोनू, वो था नूर, और ये वहां पे गए थे हरियाणा में। तो वहां पे कोई कमरा ले रखा था इन्होंने किराए पे, तो उसमें अंगीठी ही जली हुई, अंदर से बंद था, ये अंदर से लॉक कर रखा था उन्होंने, और ये गैस हुई अंदर, तो इसी कारण से उनके दम घुटने से मौत हुई, कहने के अनुसार। रोशन पति लगता था। क्या हुआ इनके साथ? कैसे? इनके साथ पता नहीं जी, माँ काम पे गए थे परसों, रोटी राटी खा के पड़े होंगे, तो मुझे नहीं पता क्या हुआ जी। तो उसे 1-1.5 महीना पहले ऑपरेशन करवाया था मैंने उसका, लीवर में मुआद बन गई थी। 3 बच्चे हैं जी।
2 लड़की, एक लड़की की शादी हुई, दो बच्चे कुमारे। हरियाणा में क्या करने गए? ये रंग काम करने के लिए गए थे, रंग का मजदूरी पे, ठेकेदार के दौरे, नोट ठेकेदार था। आपको किसने बताया कैसे हो गया? बच्चे इनको फोन आया होगा, उनका पुलिस वाले का ही फोन आया मेरे पास, तो उन्होंने बताया कैसे से बात हो गई। वहाँ कमरे पे 5 जने हैं, 5 की डेट हो गई। खबर ललितपुर से है, जहां पुलिस ने फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी सूरजपुत्र भागीरथ, जो शिक्षा विभाग का लिपिक था, और बता दें कि कुटरचित दस्तावेज तैयार कर लाखों रुपए हड़पने का काम किया। जानकारी के अनुसार आरोपी शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में फर्जी नौकरी लगवाने का झांसा देकर 100 से अधिक लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुका था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बता दें कि पैसे और फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। मामले में कुल 13 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये घोटाला ललितपुर के जखौरा थाना क्षेत्र ग्राम चक नागवास में सामने आया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद ललितपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जखौरा के द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर नौकरी दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त सूरज पुत्र भागीरथ को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से नकदी व अन्य सामान सहित जिसकी अनुमानित कीमत 2,54,000 रुपये बरामद किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में माननीय न्यायालय भेजा गया है। प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को कहीं कड़ाके की ठंड पड़ी तो कहीं घने कोहरे ने यातायात को प्रभावित किया। मंगलवार को तराई के ज़्यादातर इलाकों में दोपहर तक धूप नहीं खिली थी। बुधवार को भी कई जिलों में कोहरे और धुंध के साथ दिन की शुरुआत हुई। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए 18 जिलों के लिए घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया। साथ ही 20 जिलों के लिए शीत दिवस यानी कि दिन में तापमान में भारी गिरावट के आसार जताया है। इसके साथ ही अचलांटिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया है कि बुधवार से यूपी में विक्षोभ का असर खत्म होगा। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के असर से गलन भरी पछुआ चलेगी और रात के तापमान से 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। वहीं दिन के तापमान में विशेष बदलाव के संकेत नहीं है। इसके साथ ही अगले 2 दिनों में प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में कोहरे देखने की संभावना मिलेगी। और इसके साथ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहली अयोध्या से, दूसरी आगरा से, तीसरी कानपुर से और चौथी मुरादाबाद से। और चारों ही जगह पे आप देख सकते हैं कि ठंड का प्रकोप और घना कोहरा किस तरह से छाया हुआ है। हरियाणा के झज्जर जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 4 लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया और मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सीएम योगी ने अधिकारियों को हादसे के कारणों की जांच और पीड़ितों को हर संभव राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रशासन की ओर से मौके पर राहत एवं बचाव कार्य किया गया है। फिलहाल दुर्घटना के कारणों और अन्य विवरण जुटाए जा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा के झज्जर में हुआ सड़क हादसा, जिसमें बता दें कि उत्तर प्रदेश के 4 मृतक रहने वाले थे। और बता दें कि इस पूरे हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लेकर मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जुड़े कफ सिरप मामले को लेकर एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग उठाई। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की दोबारा से कोशिश न हो। पुलिस और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बनारस जो नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इतना बड़ा
तस्करी कफ सिरफ का हो जाता है, जो लगातार हर प्रदेश, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान, लगातार वहाँ के छात्र और नौजवान बच्चे एक नशा के धूत में चूर होकर उनकी मृत्यु हो गई है। आज काफ़ी दिन बीत चुका है। जो मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो दुबई जाके बैठा हुआ है, जो हमारे खुद बनारस संसदीय क्षेत्र का रहने वाला है, और ये संसदीय क्षेत्र नरेंद्र मोदी जी का है। अभी तक नरेंद्र मोदी एक बार भी सदन में उस पर जवाब, मतलब कि विपक्ष का सवाल का जवाब नहीं दिए। और साथ ही साथ एक तरफ देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के अंदर तस्वीरें पे तस्वीर खेली जा रही है। योगी बाबा भी किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिए। अगर अभी छोटी से छोटी अगर माफिया यहाँ पे अगर बालू खनन के माफिया रहते हैं तो उनके घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है। आप देखेंगे बनारस के अंदर कई सारे माफियाओं के घर के ऊपर बुलडोजर चल गया। अगर इतना बड़ा तस्करी हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे बनारस के अंदर इतने बड़ी तस्करी को अंजाम देने वाला व्यक्ति शुभम जायसवाल और उसके साथियों के घर पे बुलडोजर नहीं चल रहा, तो हमारी वही मांग है कि जल्द से जल्द में बुलडोजर चलाया जाए। जो वहाँ बच्चे जिनकी मृत्यु हुई है कफ सिरफ के मामले में, उनकी आत्मा को इससे शांति प्रदान हो। और इतनी घटना घट जाने के बाद भी एक एक दिन बीतने पे बीतते जा रहा है, पर सदन में लगातार एक ही बात उठ रहा है, कफ सिरफ कफ सिरफ। ये कफ सिरफ बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। और जो कफ सिरफ के मामले में जो उत्तर प्रदेश का मुख्य मुद्दा है, रुक करेंगे बड़ी खबर की और इसके साथ ही आपको बता दें कि AVVUMU को मिला नया कुलपति। नियमित कुलपति की तलाश जारी। 9 जनवरी से होंगे कुलपति के इंटरव्यू। 32 से अधिक डॉक्टरों ने किया है आवेदन। 12 डॉक्टर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी को नया कुलपति मिल गया है, जबकि नियमित कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया भी जारी है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार कुलपति पद के लिए चयन प्रक्रिया के तहत 9 जनवरी से इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। इस पद के लिए 32 से अधिक वरिष्ठ डॉक्टरों ने आवेदन किया था, जिनमें से 12 डॉक्टरों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। चयन समिति द्वारा इंटरव्यू के बाद नियमित कुलपति की नियुक्ति पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।